ठीक है बच्चे, ये जितने ट्रेंड्स हैं यहाँ तक कि हमारे 10th स्टैंडर्ड के हो गए। इसके आगे हमारे पास जो आते हैं सीबीएसई तक। इसके बाद जो हमारे ट्रेंड्स आएंगे वो हम जो पढ़ेंगे क्या है, आईपी, ठीक है जी, ईए और ईएन। ये तीन चीजें हैं, इन तीनों के ट्रेंड, इनके फैक्टर्स, ये हमारे पास 10th स्टैंडर्ड में, सीबीएसई में नहीं है, आईसीएसई में है और 11th स्टैंडर्ड में है। तो आईपी क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिटेल में कि हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, उसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या, उसके ट्रेंड कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हमारे ट्रेंड जो है वो किस हिसाब से चलते हैं, ये सब चीजें हम जो है हमारे इस टॉपिक के अंदर हम कवर अप करेंगे। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom to convert it into cation। पहले डेफिनेशन, ठीक है जी, क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन from an isolated gaseous atom to convert it into cation। तो बच्चे क्या कहता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो क्या बनेगा बच्चे, कैटायन बनता है। ठीक है, तो वो हमारी क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है। इसको हम किस में नापते हैं, किलो जूल पर मोल, राइट, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। अब पूछ लेते हैं इससे बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहले डेफिनेशन करते हैं फिर हम इनके फैक्टर्स अफेक्टिंग और ट्रेंड्स देखेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, सेम चीज है बच्चे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड की जगह पर क्या आ जाएगा, रिलीज्ड, टू रिमूव की जगह क्या हो जाएगा, एड, टू एड एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड टू एड एन इलेक्ट्रॉन to an isolated gaseous atom to convert it into an ion। मतलब आपने क्या किया कि आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, जब आप एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है और आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ये भी किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापी जाती है। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज अ tendency to attract shared pair of electron towards itself। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम एक एक कर फैक्टर्स देखेंगे सबके, पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल देखेंगे, फिर ईए फिर ईएन, पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल को डिटेल में लेंगे, फिर ईए को फिर ईएन को लेंगे। तो बच्चों कमिंग टुवर्ड्स आयनाइजेशन पोटेंशियल, हमने डेफिनेशन देख ली है बच्चे। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल के फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है। फैक्टर्स, सबसे पहला एटॉमिक साइज, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज,
तीसरा पेनिट्रेशन इफेक्ट, चौथा शील्डिंग इफेक्ट, पांचवा हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ये हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं, 5 का दम लगा लीजिए, ठीक है जी। इसके ऊपर हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल की डिपेंड करती है। तो बच्चे एक पहले आपको जनरल ट्रेंड बता देता हूं मैं, आईपी, ईए और ईएन, तो इनका जनरल ट्रेंड पहले, फिर हम इसमें एक्सेप्शंस वगैरह सारी चीज देखेंगे। तो अलॉन्ग द पीरियड ये तीनों के तीनों इंक्रीज करती हैं और डाउन द ग्रुप ये तीनों के तीनों डिक्रीज करती हैं। नॉर्मल ट्रेंड जो है आपका आईपी, ईए, ईएन, सिंपल सी चीज है, एटॉमिक साइज के रिवर्स है। एटॉमिक साइज हमारा अलॉन्ग द पीरियड क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, ये क्या कर रहे हैं, तीनों इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ये जनरल ट्रेंड है बच्चे, याद रखना है। अब हम जो है बात करते हैं हमारे सारे जो फैक्टर्स हैं इनकी, कि एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा, जितना छोटा हमारा एटॉमिक साइज होगा उतनी आईपी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। क्या, स्मॉलर द साइज मोर आईपी, ठीक है जी। तो इसीलिए जब हम अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं तो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करेगा तो हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करते हैं, इंक्रीज। और जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता चला जाता है, साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो हायर द चार्ज, हायर द चार्ज, हायर इज द आईपी। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी आईपी ज्यादा होगी। अब हमारे पास देखा जाता है न्यूक्लियर चार्ज दोनों तरफ बढ़ता है, लेफ्ट को भी बढ़ता है और टॉप से बॉटम भी बढ़ता है, ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है ये हमारी ऑर्बिटल्स के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट में आप याद रखिए एस पी डी आर, हमारे ऑर्बिटल्स के हिसाब से। अब पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि कौन न्यूक्लियस के कितने पास पहुंच गया। हमारी एस ऑर्बिटल जो होती है वो स्फेरिकल होती है, ठीक है। पी जो होती है हमारी डंबल शेप होती है, डी जो होती है हमारी डबल डंबल शेप होती है, ठीक है जी। डी कैसी होती है, डबल डंबल, डिपेंड करता है कि इस तरह से है या इस तरह से है। हमारे पास डबल डंबल शेप होती है, कौन सी, डी। अब जिसमें जो पी है ये डंबल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियर पेनिट्रेशन देखा जाएंगे कि न्यूक्लियस के पास तक बहुत कम जाएंगे, डी उससे कम, और एफ जो है बहुत ही ज्यादा डिफ्यूज होती है, वो बहुत ही कम जाती है। एस जो है स्फेरिकल होती है तो न्यूक्लियस के जो है वो बहुत ही पास पहुंच जाती है, जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत ज्यादा होती है। तो अब इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत ज्यादा होगी तो क्या होगा, आईपी ज्यादा होगी। तो मोर द पेनिट्रेशन इफेक्ट, मोर द पेनिट्रेशन इफेक्ट, हायर इज द आईपी, हायर इज द आईपी। तो जिसके अंदर पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी आईपी ज्यादा होगी। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल, फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल। अब जितना ज्यादा पेनिट्रेशन शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी कम आईपी होगी। मोर द शील्डिंग इफेक्ट, लेसर इज द आईपी, उतनी आईपी कम होगी। हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स की दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। मतलब अगर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, देयरफॉर मोर आईपी। जिसकी हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होगी तो उसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए।
ये हमारे पास फैक्टर है। अब हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, तो डाउन द ग्रुप जब जाता है तो हमारे पास क्या होता है, आईपी जो है वो डिक्रीज करती है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा था। तो ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि हमारा शील्ड जो है कि डाउन द ग्रुप गए तो आईपी घट गई, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज पूरा साइड बढ़ रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, क्योंकि हमारे पास क्या आता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इन बिटवीन द शेल्स आते हैं, रिपल्शन बढ़ जाता है, तो हमारे पास उस टाइम जो काउंट किया जाता है वो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे आएगा, न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट, तो नेट इफेक्ट कम हो जाएगा, फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा, प्लस जो है इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी भी कम लगेगी। ये बच्चे फैक्टर क्लियर है। अब हम जो है देखते हैं, अच्छा पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, हाईएस्ट आईपी पीरियोडिक टेबल में किसकी है, हीलियम की होती है, हीलियम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, ओके बच्चे। अब एक और नोट डाल के लिख लेना बच्चे इसमें कि नोबल गैसेस हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। क्यों, क्योंकि उनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं। नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट वैल्यू इन respective period, why, due to stable configuration। ठीक है बच्चे। अब ये देखिए कि अगर मैं पीरियड 2 के एलिमेंट्स को आयनाइजेशन पोटेंशियल के हिसाब से लगाया, पीरियड 2 के एलिमेंट्स क्या है बच्चे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये एलिमेंट्स हैं। आपको ये कहा जाता है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। बेटा नीट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन देना तो विद एक्सेप्शंस देते हैं, तो आपको ये बोल दिया कि अरेंज करें। अगर आप नॉर्मली देखते तो आप कैसे लगाते हैं, सीधा ऐसे लगा देते हैं अलाउंग द पीरियड के हिसाब से। ठीक है, ओके। और मैंने देखो आपको पहले बताया था कि एटॉमिक साइज जो होता है हमारा नॉर्मल साइज का सबसे बड़ा होता है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इसका साइज बड़ा होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। बट नोबल गैस की सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आता है, ये याद रखनी है बात बच्चे। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखता नॉर्मली तो हम इसको सीधा लगा देते हैं, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है, इसमें एक बेरिलियम में है, एक नाइट्रोजन में है। ठीक है जी, एक्सेप्शन बिहेवियर है इन दोनों का। मतलब अगर हम ट्रेंड देखें तो हमारे पास ट्रेंड क्या आएगा, लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन, ये एक्चुअल ट्रेंड है। ऐसा क्यों हुआ कि हमारे पास क्या है, तो देखिए बेरिलियम की ज्यादा क्यों है बोरोन से, वाई बेरिलियम हैज मोर आईपी देन बोरोन, क्यों? पहला रीजन क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट है। पहला रीजन क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट कैसे, देखिए बोरोन और बेरिलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 1s2 2s2 है, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। पहले 1s में भी 2 भरेगा, 2s में भी 2 भरेगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो बोरोन है उसका हमारे पास 1s2 2s2 2p1 होता है। ठीक है जी, अब यहां से s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलने हैं और इसमें p ऑर्बिटल से निकलने हैं। पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज्यादा, मैंने बताया था s का ज्यादा होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दिक्कत ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा चाहिए। दूसरा रीजन बेरिलियम का ज्यादा होने का ये है कि क्या, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब देखा जाए तो यहां पर s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 के 2 भरे और p में 6 आते हैं, तो इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। ठीक है बच्चे। अब नाइट्रोजन की ज्यादा क्यों हुई, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, 1s2 2s2 1s2 2s2 और 2p3। अब p में देखिए हमारे पास p की 3 ऑर्बिटल होती हैं, ये px होती है, py होती है और pz होती है।
अब 3p3 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा गया, इसमें भी एक भरा गया, इसमें भी एक भरा गया, तो यह एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। क्या नाइट्रोजन की ज्यादा क्या होती है? बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जिसके कारण इसकी क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा करती है। सो दिस इज द ट्रेंड टू अरेंज द एलिमेंट ऑफ पीरियड 2। और अगर हम एक ही ग्रुप की बात करेंगे तो सिंपल डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज करती क्या कर जाएगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल के ट्रेंड हो गए पीरियड 2 के एलिमेंट्स के। और डाउन द ग्रुप हमने बात की थी, वो क्या करेगा? डिक्रीज करता चला जाएगा, क्योंकि साइज जो है वो बढ़ता चला जाता है, या फिर शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता चला जाता है। इसके बाद हमारे पास जो आता है सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या है? सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल। सक्सेसिव आईपी का मतलब क्या है? एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी लगेगी, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron one by one, उसको हम क्या कहते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है जी। अब जैसे कि मेरे को एल्यूमिनियम से Al3 पॉजिटिव बनाना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गायब करने हैं, तो मेरे पास IE1 होगा, IE2 होगा, IE3 होगा। 3 इलेक्ट्रॉन हटाने के 3 बार एनर्जी लगेगी। तो जो हमारे पास सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो हमेशा इंक्रीज करती है। तो IE3 इज ग्रेटर देन IE2 और ग्रेटर देन IE1। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। पहले हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन थे, एक हटाया 12 हो गए, फिर हमने एक और हटाया 11 हो गए, फिर एक और हटाया 10 हो गए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से आता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो उसमें क्या लगती है? एनर्जी ज्यादा लगेगी। ठीक है बच्चे, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन वन बाय वन, और वो हमेशा क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, जैसे कि अगर हम आपको बोल देते हैं सोडियम और मैग्नीशियम में से, ठीक है, बोला आईपी किसकी ज्यादा होगी? मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, ठीक है, बट सेकंड आईपी सोडियम की ज्यादा होगी। क्यों भाई? देखो, आपने जब Na पॉजिटिव बना दिया, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आए, आपने Mg पॉजिटिव बनाया तो 11 इलेक्ट्रॉन। अब आपको 10 में से इलेक्ट्रॉन, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से हटाया जाएगा। तो इसलिए सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है अल्कली मेटल्स की अल्कलाइन अर्थ से ज्यादा होती है, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट कम्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ट्रेंड्स क्लियर हो गए बच्चे? तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के हमारे फैक्टर्स क्या है और उसके ट्रेंड क्या है? ट्रेंड हमने जनरल ट्रेंड देख लिया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है जी, इसको थोड़ा लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फैक्टर्स जो है, पहला एटॉमिक साइज, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स। सेम देखिए, जो 3 फैक्टर तो हमारे सेम टू सेम ये वही है जो हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल में पढ़े थे। अब ये देखा जाए, जिसका साइज छोटा है, अब साइज छोटा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए एनर्जी हमारे पास क्या लगेगी? कम लगेगी। कम लगेगी तो क्या होगा? ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब एनर्जी रिलीज कर रहा है तो क्या होगा? नेगेटिव एनर्जी होगी हमेशा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और ऑलवेज नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है जी, क्योंकि ये एनर्जी क्या रिलीज कर रहा है। तो जैसे जैसे हमने मेरा ट्रेंड बताया था, इलेक्ट्रॉन इसका क्या होता है? अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो जब हमें अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है, क्या होगा? डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होते चले जाएंगे?
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती चली जाएंगी, अलोंग द पेड़ जाएंगे तो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है जैसे हमारी वेरी कर रही थी उसी तरीके से हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरी करती है अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। तो एटॉमिक साइज के हिसाब से क्या है कि जैसे हमारे पास एटॉमिक साइज छोटा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा तो एनर्जी उस टाइम क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है जी, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती चली जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा होगी। और हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड की, अच्छा जी, पॉइंट टू बी नोट, जिसकी हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड होगी तो उसकी जो ईए की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, जैसे कि हमारे नोबल गैसेस की होगी वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, नोबल गैसेस की क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास हमें पीरियड 2 के एलिमेंट्स को बोलते हैं, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो यहां पर हमारे पास नियॉन की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, नाइट्रोजन की जो E0 वैल्यूज होंगी हमारी ये पॉजिटिव होगी। ठीक है बच्चे, हमारे पास वैल्यूज कैसी आएंगी, पॉजिटिव, और हमारी बेरिलियम की जो आएगी वो भी पॉजिटिव होगी। ठीक है बच्चे, सो we have positive values for the elements in period 2। किस किस की, जिसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पे 1s2 आ जाए, 1s2 2s2 आ जाए, यहाँ पर 1s2 2s2 2p3 एग्जैक्टली आपके, और यहाँ पर 1s2 2s2 2p6, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या, 1s2 2s2 2p6 3 में 6 भर गए पूरे। ये हमारे पास 1s2 2s2 2p3 और ये हमारे पास 1s2 2s2, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में पूरी कंप्लीटली फील्ड, ये हाफ फील्ड में है और ये भी कंप्लीटली फील्ड में है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होंगी। वैसे हमारे पास क्या होती है, इनकी E0 वैल्यूज क्या होती है, हमारी जो एनर्जी की वो नेगेटिव होती है, और डाउन द ग्रुप जाते हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती चली जाती है, बट वी विद फ्यू एक्सेप्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, फ्यू एक्सेप्शंस। ठीक है, अब जैसे हमारे पास फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है डाउन द ग्रुप जाते तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, बट देखा जाता है क्लोरीन की ईए जो है ज्यादा है फ्लोरीन से। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन की जो है वो जो सल्फर की है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है। सिमिलरली नाइट्रोजन जो हमारे पास बात करते हैं कि फास्फोरस की जो है नाइट्रोजन से ज्यादा है ये वैल्यूज। अच्छा, क्वेश्चन ये आ जाता है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है ये Be2 बेरिलियम की है, नाइट्रोजन की है, नियॉन की, इनकी पॉजिटिव क्यों है? पॉजिटिव इनकी इसलिए है बच्चे क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, वो हमें एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन उसमें डाला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये आ जाता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से फ्लोरीन की कम क्यों है, होनी तो ज्यादा चाहिए, क्यों, स्मॉलेस्ट साइज है, इट इज ड्यू टू एक तो स्मॉलेस्ट साइज इन द ग्रुप और दूसरा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज मोर, देयरफॉर क्या होता है, फ्लोरीन की जो होती है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड बच्चा, ये भी याद रखना कि अगर आपको पूरे फ्लोरेंस में दे दिया जाए तो कैसे अरेंज किया जाएगा, पहले क्लोरीन आएगी, राइट, फिर उसके बाद आपके पास क्या आएगा, पहले क्लोरीन, फिर आपके पास फ्लोरीन आएगी, ठीक है, फिर ब्रोमीन आएगा और फिर आयोडीन आएगा। ये हमारा ट्रेंड हो जाएगा किसका, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, फ्लोरीन की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है इससे। ठीक है, जबकि अगर हम नाइट्रोजन वाले ग्रुप में बात करें या ऑक्सीजन वाले में, जैसे ऑक्सीजन हमारे पास है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीरियम, टेलीरियम और पोलोनियम, तो इसके अंदर जो हमारे पास ऑर्डर आएगा वो ऑक्सीजन की सबसे लीस्ट होगी पूरे के अंदर ही।
ठीक है, यहाँ पर सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर इंटरचेंज हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन की सबसे कम होगी। और ऐसे ही इस ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन वाले में नाइट्रोजन की सबसे कम होगी, ऐसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसमें भी नाइट्रोजन की सबसे क्या होगी, नाइट्रोजन की पॉजिटिव होगी। ठीक है बच्चे, नाइट्रोजन की क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और बाकी सबकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ओके, तो बच्चे ये हमारे पास था कि क्या है। इसी तरीके से आपके पास अगर हम सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है, ऐसे ही सक्सेसिव क्या होता है, ये भी होता है सक्सेसिव ये। अब जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डाला तो उस टाइम क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन डाला तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो उस टाइम एनर्जी रिलीज की। बट अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन भी डालेंगे तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। फ्लोरीन क्लोरीन का तो क्लियर हो गया बच्चे, क्यों है, ऑक्सीजन सल्फर का और किसमें सबसे ज्यादा कम क्यों होता है। ठीक है जी, तो अगर आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन है जैसे कि एक, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो वो O नेगेटिव बनाएगा। अब नेगेटिव के अंदर आप एक और इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो आपको उस टाइम एनर्जी देनी पड़ेगी, वो देगा नहीं। पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या आएगी, पहले तो ये नेगेटिव देगा। ठीक है जी, उस टाइम हमारे पास लगभग वैल्यू जो आती है -141 किलो जूल पर मोल आती है। बट अगर आप O नेगेटिव के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उस टाइम वो O2 नेगेटिव बनाएगा। इस टाइम आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो प्लस के 780 किलो जूल पर मोल आ जाता है लगभग। ठीक है बच्चे, तो सक्सेसिव ए के अंदर जब सेकंड इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, मींस उस टाइम वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या था, ये एक्सोथर्मिक था। ठीक है बच्चे, ओके, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आ चुका है। अब आपको इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन देना है तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, आपको उस रिपल्शन को कम ओवरकम करना है, खत्म करना है, तो आप उसमें क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे, जब जाके वो इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड हो गया, इसके फैक्टर्स हो गए हमारे पास। ठीक है जी, और सबसे ज्यादा हमारी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो किसकी होती है बच्चे, हमने देखा था हीलियम की। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर देखी जाए तो ये हमारे पास वेरी करती है। ठीक है जी, और सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी आती है, देखा जाए तो क्लोरीन की आती है। ओके, क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि डाउन द ग्रुप वो क्या करता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती चली जाती है। इसके बाद बच्चे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, मैंने क्या बताया था, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मैंने बताया था, it is a tendency of an atom to attract sheer pair of electron toward itself. क्या था, it was a tendency to attract sheer pair of electron toward itself, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर क्या है, ट्रेंड क्या है, क्या उसके एप्लीकेशन है, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इसकी बात करेंगे, कैसे कैसे इसको मेजर किया जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, मैंने ऑलरेडी बताया, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। बॉन्ड जहां हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड में से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड क्या है, मैंने आपको बताया था, अलोंग द पीरियड तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। राइट, अब इंक्रीज डिक्रीज तो ही चल रहा है। इस हिसाब से हमारी जो नोबल गैसेज होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है। राइट, अब ये देखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर क्या है। फैक्टर्स, पहला जो फैक्टर हमारे पास आता है कि जो हमारा एटॉमिक साइज, ठीक है जी, इट इज एटॉमिक साइज है। फिर हमारे पास जो आता है न्यूक्लियर चार्ज है, हम उसको कंसीडर कर सकते हैं इस चीज को लेने के लिए। फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर हमारे पास जो है
हाइब्रिडाइजेशन है, फिर हमारे पास नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, अब ये देखिए बच्चे कि एटॉमिक साइज का क्या है, जितना ज्यादा छोटा साइज होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा होगी, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये तो सेम क्या है, स्मॉलर द साइज हायर इज द En, हायर द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज को से लिखते हैं, हायर इज En, हायर द ऑक्सीडेशन नंबर को हम ON लिखते हैं, हायर इज द En। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या है, जैसे कि हमारे पास Fe2 पॉजिटिव है और Fe3 पॉजिटिव है, दोनों आयरन ही, यहाँ पर आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +3 है, तो जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है बच्चे, ऐसे हमारे पास Pb2 पॉजिटिव और Pb4 पॉजिटिव है, तो Pb4 पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन इंटर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब हमारे पास ऑर्बिटल कौन सी है, s है, तो sp-df है, तो हमारे पास मान के चलो sp है, sp2 है और sp3 है। ठीक है, तो ग्रेटर द s करेक्टर, जितना ज्यादा हमारे पास s का करेक्टर होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब sp के अंदर देखिए 50% s है और 50% p है, यहाँ पर 33.33 s है और 66.66 p है, यहाँ पर 25% s है और 75%। भाई देख लीजिए, यहाँ पे 4 ऑर्बिटल, 4 में से एक s है, तो हमारे पास क्या 25% हो गया, यहाँ 3 में से एक है 33.3 हो गया, यहाँ पे 2 में से एक है 50%। तो जितना ज्यादा s का करेक्टर होगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मतलब हमारे पास किस तरीके से आके कोई जुड़ रहा है। सपोज मेरे पास CH3I है और CCl3I है, तो यहाँ पर ये जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम अटैच है, तो उसके ऊपर भी हमारे ऊपर, क्योंकि इसमें क्या आ जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होती है कि वो अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। ठीक है बच्चे, तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर्स हैं। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशंस ये देखी जाएगी कि एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा हमारे पास कि कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं उसके नेचर के बारे में बताने का काम आता है। ठीक है जी, इट टेल्स अबाउट द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगी इसकी, ज्यादा होती है। ठीक है, ओके, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उतना क्या होगा हमारे पास, मेटेलिक वेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या देगा, मोर मेटेलिक करेक्टर। ठीक है, और मोर En क्या देगा, मोर नॉन मेटेलिक करेक्टर। ठीक है बच्चे, फिर ये आपने दूसरी क्या बताता है, पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स के बारे में बताता है, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। ये हमने बॉन्डिंग में देखा था, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर वो पोलर हो जाता है, जैसे कि वाटर का केस है या अमोनिया का केस है, राइट। ठीक है जी, या HCl का केस है, ये सारे क्या है हमारे पोलर है, क्या है पोलर।
ठीक है बच्चे। तो पोलैरिटी भी जो है डिपेंड करती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं हम पोलैरिटी के हिसाब से, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी होता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट भी निकाली जा सकती है। अब मान के चलो हमारे पास हाइड्रोजन के ही है, HF है, HBr है, HCl है और HI, ये हमारे पास एक ही एलिमेंट, एक ही उसके प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो क्या होगा कि पोलैरिटी जो होती है डाइपोल मोमेंट के से, तो जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी, ठीक है। अब ये देखिए कि हमारे पास HF के अंदर सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा, तो इसकी क्या होगी, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी। अगर हम एक ही ग्रुप में चलते हैं, ठीक है जी, अगर हम एक ही ग्रुप में चलते हैं तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी, सिंपल सी चीज है, ठीक है, इन रिस्पेक्टिव ग्रुप। और अगर हम एक ही पीरियड में चलते हैं तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके हिसाब से आपके पास ज्यादा होगी, क्योंकि अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है En, ठीक है जी। तो आपके पास अगर एक ही टाइप का, जैसे कि आपके पास वाटर है, फिर अमोनिया है और आपके पास क्या है, HF, हाइड्रोजन के साथ ये तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, राइट, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है अलोंग द पीरियड। हमारे पास जो रिएजेंट है वो सेम है हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ है, यहाँ पे डाउन द ग्रुप हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, तो सिमिलरली हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। सबसे ज्यादा HF की डाइपोल मोमेंट होगी, फिर HCl की होगी, फिर HBr की होगी, फिर HI की, ठीक है बच्चे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के हिसाब से हम बता सकते हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1 से कम होता है तो वो हमेशा कोवेलेंट होगा। इफ En डिफरेंस लेस देन 1 तो वो कोवेलेंट होगा हमेशा, ठीक है। अगर 1.9 होता है क्या होगा, तो उसमें 50% आयनिक होगा और 50% कोवेलेंट। अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 1 से कम होगा तो कोवेलेंट होगा, ठीक है जी। 1.9 से, ठीक है जी, तो 1.9 होगा तो 50% आयनिक और 50% वो होगा, ओके, क्लियर है बच्चे। इसके बाद जो हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नापी जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नापी जाएगी, वो कैसे नापोगे, तो इसके लिए हमारे पास पॉलिंग स्केल होता है। क्या होता है, पॉलिंग स्केल। और बच्चे एक याद रखना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास फ्लोरीन है, FONCl याद रखना, FONCl, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन। फ्लोरीन की वैल्यू हम नॉर्मली 4 मान के चलते हैं, ठीक है जी। ऑक्सीजन की 3.5 आती है, फिर इसकी 3 आती है, ठीक है, और क्लोरीन की भी ऑलमोस्ट 3 ही होती है, वैसे थोड़ा सा कम होता है। तो ये हमारे पास मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट के अरेंजमेंट है। पॉलिंग स्केल जो होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नापता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी को अगर माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू जो आ जाती है 0.017 डेल्टा अंडर रूट में, ठीक है, क्या है 0.1017 इसके साथ 1017 डेल्टा, ठीक है। अब डेल्टा जो होता है ये क्या है बच्चे, डेल्टा जो है वो हमारे पास जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है, ठीक है, उसमें आ जाता है। तो बॉन्ड ऑफ ए और बी, फिर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बी,
ठीक है, ए और बी की जो हमारी बॉन्ड एंथैल्पी है इसका इस हिसाब से हमारे पास डेल्टा आता है, ए इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बी। ठीक है, ये हम डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ए क्या बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए, बी क्या बॉन्ड एंथैल्पी, और ए बी क्या बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बी, बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है। तो डेल्टा हम पॉलिंग स्केल से ये निकाल सकते हैं। और काई ए और काई बी क्या हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ए और बी के बीच में। काई ए काई बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो काई ए माइनस काई बी इज इक्वल टू 0.1017 डेल्टा, और डेल्टा क्या है हमारे पास, ई इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बी माइनस अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए इनटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बी। इसी तरीके से हमारे पास एक और स्केल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्केल कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा, बट मोलिक्यूल स्केल है, इसमें अगर हम मान के चलो कि आपको 1 किलो कैलोरी में दी जाती है, किलो कैलोरी पर मोल होती, तो हमारे पास काई ए माइनस काई बी जो होता हमारे पास 0.208 डेल्टा हो जाता। ठीक है बच्चे, फिर हमारे पास जो मोलिक्यूल स्केल होता है, कौन सा, मोलिक्यूल स्केल। तो मोलिक्यूल स्केल जो देता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे आती है भाई, वो कहता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2 है। ठीक है जी, कि आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है। ठीक है, फिर पॉलिंग स्केल में और मोलिक्यूल स्केल में क्या रिलेशन है। पॉलिंग स्केल जो होता है वो मोलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय 2.8, ये रिलेशन आ जाता है। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह हो गया। अब बच्चे कुछ जो हमारे थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं, वो क्या है कि हमें ग्रुप नंबर कैसे निकालना है, या पीरियड नंबर कैसे निकालना है, या फिर जो हमारे पास कुछ आईपीसी नेम्स होते हैं 100 से ऊपर के, उन एलिमेंट्स को किस तरह से लिखा जाता है, और हम इसकी बात करते हैं। उसके बाद हम इसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले कि जो हमारे पास ग्रुप नंबर है वो कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर कैसे निकलेगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 तक है तो उतना ही है। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन is 1, group number is 1. If valence electron is 2, group number is 2. बट अगर 2 से ज्यादा ग्रुप नंबर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, if valence electron is more than 2, then we add 10 to the valence electron। अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा है तो उसमें हम 10 जोड़ देंगे एंड इट गिव्स ग्रुप नंबर। अब देख लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन हमारे पास है। यहाँ पर 2,1 है, ये 2,2 है, ये 2,3 है, ये 2,4 है, ये 2,5, 2,6, 2,5, 2,6, 2,7 और 2,8। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 1, 2, अब यहाँ पर देखिए 3 आ गए, तो ये 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये आ गया। बट अब बीच के कहाँ गए भाई, ग्रुप 3 से ग्रुप 12, तो ये तो हमारे पास इसके लिए है। बट अगर ग्रुप 2 से ग्रुप 12 निकालना है, ग्रुप 2 टू ग्रुप 3 से ग्रुप 12, तो वो कैसे निकलेगा, एड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ms एंड n-1 d ऑर्बिटल्स, इनके इलेक्ट्रॉन को प्लस कर दो तो वो ग्रुप नंबर दे देगा। देख, जैसे कि हमारे पास आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, आर्गन 4s2
3d6। तो यहाँ पर देखिए n है हमारे पास 4, तो ns में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, n माइनस 1 मीन्स 4 में से 3 3, 3d में कितने 6, तो 6 और 2 8, इसका ग्रुप नंबर कितना आ गया 8। ठीक है, अब जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम में एटॉमिक नंबर 21, तो उसका क्या आएगा आर्गन 4s2 3d1, तो हमारे पास 2 और 1 3, ये आएगा ग्रुप नंबर 3। अब मान के कॉपर है, कॉपर हमारे पास एटॉमिक नंबर 29 4s1 3d10, इसका कितना है 10 और 1 11, इसका ग्रुप नंबर है 11। ठीक है बच्चे, तो ऐसे निकाल सकते हैं ग्रुप नंबर। और पीरियड कैसे आएंगे, जितनी शेल होंगी उतना ही हमारे पास पीरियड नंबर होगा, जितनी शेल होंगी उतना ही पीरियड होगा, या फिर जितनी n की वैल्यू हमारे पास होगी उतना ही उसका पीरियड नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 4SN है, तो ये 4th पीरियड में है। ठीक है बच्चे, तो ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर ऐसे आ गए। इसके बाद आईयूपीएसी नेमिंग्स होती है कुछ हमारे पास लिखने के लिए। अब आईयूपीएसी नेम के लिए कुछ जैसे कि 0 के लिए होता है नील, 1 के लिए होता है अन, 2 के लिए होता है बाई, 3 के लिए होता है ट्राई, 4 के लिए होता है क्वाड, 5 के लिए होता है एंड, 6 के लिए एक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन, ये हमारे पास है। अब सपोज आपको 101 का नामकरण करना है 101, तो 1 के लिए क्या है अन, 0 के लिए क्या है नील, 1 के लिए क्या है अन, और आखिरी में लगाना है IUN, अन नील अन यम, राइट। फिर अगर 102 करेंगे अन नील बाई यम। अब बच्चे ऑलरेडी आई आ चुका है, तो दोबारा आई रिपीट नहीं करेंगे बाई आई एम, इसलिए वो एक आई हमने क्या है रिप्लेस कर दिया है, दोबारा ओवरलैप नहीं करते हैं। फिर अगर 103 है तो क्या होगा अन नील ट्राई अम, 104 क्या होगा अन नील क्वाड यम, 105 क्या होगा अन नील पेंटियम। ठीक है बच्चे, 106 अन नील हेक्सियम, 107 अन नील सेप्टियम, 108 अन नील ऑक्टियम, 109 अन नील एनियम, 110 अन नीलियम। ठीक है बच्चे, 111 अनियम, ठीक है, 112 बायम, 113 अयम, 114 पॉडियम, 115 पेंटियम, 116 एक्सियम, 117 सेप्टियम, 118 ऑक्टियम। ठीक है बच्चे, इस तरह से हम सारे नाम लिख सकते हैं। अभी इम्पोर्टेंट टेबल में देखा जाए तो हमारे पास 118 एलिमेंट है। अगर 119 होगा तो अन एनियम, 120 होगा तो अन क्या, अगर 120 होगा तो अन बाई नीलियम, राइट। इस तरीके से एलिमेंट्स के नाम हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। इन द नेक्स्ट lecture we'll be starting with a new chapter. Thanks for watching the video.